हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, हमारे चैनल इजी स्टडी एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, हरित क्रांति, जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में ग्रीन रेवोल्यूशन। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे कि हमारे देश में, भारतवर्ष में हरित क्रांति की शुरुआत करने के पीछे कारण क्या था, कब हमारे देश में हरित क्रांति की शुरुआत होती है और इससे हमें क्या लाभ होता है और इससे हमें क्या नुकसान होते हैं। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि हरित क्रांति की शुरुआत भारत में क्यों की जाती है। तो हरित क्रांति की शुरुआत भारत में की जाती है सन 1966 और 1967 में। ठीक है, और क्यों की जाती है, इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न था। जब हमारा देश आज़ाद होता है 1947 में, उसके बाद से हमारे देश में खाद्यान्न की कमी रहती है और हमको दूसरे देशों से खाद्यान्न को आयात करना पड़ता था उस समय। ठीक है, तो हमारे देश की सरकार ने यह अनुभव किया कि हमारी जो निर्भरता दूसरे देशों पर है खाद्यान्न के लिए, वो काफ़ी ज़्यादा हो रही थी। तो इसी निर्भरता को कम करने के लिए और भारत को खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमारे देश में हरित क्रांति की शुरुआत की जाती है। ठीक है, तो इस हरित क्रांति के माध्यम से हमारे देश में खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ाने का एक संकल्प लिया जाता है। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हरित क्रांति के पश्चात हमारे देश में किन किन फसलों के उत्पादन में वृद्धि हुई। तो हमारे देश में हरित क्रांति के पश्चात चावल, गेहूँ, ज्वार, बाजरा और मक्का, ये 5 फसलों के उत्पादन में वृद्धि हो गई हरित क्रांति के पश्चात। ठीक है, अब वृद्धि कैसे हो गई? वृद्धि इस प्रकार से हुई। सबसे पहले क्या हुआ? सबसे पहले मैक्सिको से 1966 और 1967 के आसपास चावल और गेहूं की उन्नत किस्म के बीजों को लाया गया। सबसे पहले 1966 और 1967 में, जहां से हमारे देश में हरित क्रांति की शुरुआत होती है, उस समय मैक्सिको से चावल और गेहूं की उन्नत किस्म के बीज को लाया गया। अब ये उन्नत किस्म के बीज का फ़ायदा क्या होता है? उन्नत किस्म के बीज का यही फ़ायदा होता है कि इन बीजों का प्रयोग करके कृषि की उत्पादकता बढ़ जाती है। अर्थात अगर हम 1 हेक्टेयर भूमि में, मान लीजिए, चावल के सामान्य बीज को उगाते हैं, तो हमको जो चावल की फसल प्राप्त होगी ना, उसके बाद हम 1 हेक्टेयर भूमि में ही चावल के उन्नत किस्म के बीज को उगाएंगे, तो हमको पहले की अपेक्षा, जो हमने पहले सामान्य बीज का प्रयोग करके हमने चावल उगाया था उस 1 हेक्टेयर भूमि में, हमको जब हम उसके उन्नत बीज किस्म के बीज का उपयोग करेंगे चावल के, तो हमको पहले की अपेक्षा ज़्यादा मात्रा में चावल की फसल प्राप्त होगी। तो इसी को बोलते हैं उत्पादकता का बढ़ना। ठीक है, तो उन्नत किस्म के बीज के प्रयोग करने से यह फ़ायदा हुआ कि हमको इन फसलों की उत्पादकता में वृद्धि प्राप्त हुई। ठीक है, तो हमको ये फसल की मात्रा ज़्यादा प्राप्त होने लगी। तो इस प्रकार से जो भारत है वो एक प्रकार से खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर बनता चला गया। ठीक है, और आज स्थिति इस प्रकार की है ना, कि जो हमारा देश है वह खाद्यान्नों को दूसरे देशों को निर्यात करता है। ठीक है, अब आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि क्या ये जो हरित क्रांति हम कह रहे हैं, इसकी शुरुआत भारत में हुई थी? तो इसका जवाब है कि हरित क्रांति की शुरुआत भारत में नहीं हुई थी। हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी मैक्सिको में। ठीक है, और हरित क्रांति का श्रेय किसे दिया जाता है? तो हरित क्रांति का श्रेय दिया जाता है, वैश्विक स्तर पर हरित क्रांति का जो श्रेय है वो दिया जाता है डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग को दिया जाता है। और ये थे अमेरिकी वैज्ञानिक और इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था। तो वैश्विक स्तर पर, ग्लोबल लेवल पर हरित क्रांति का जो श्रेय है वो दिया जाता है इनको। अब प्रश्न उठता है कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन है, रिवोल्यूशन तो चल रहा था, हरित क्रांति जो वर्ड है वो किसने दिया? अब ऐसा तो नहीं होता कि जब कोई रेवोल्यूशन चल रहा होता है तो उसी समय उसका नामकरण हो जाता है, ऐसा नहीं होता। नामकरण जो होता है वो कोई और करता है। रिवोल्यूशन तो चल रहा था, लेकिन नामकरण किसने किया? इस क्रांति को हरित क्रांति किसने नाम दिया? तो वह नाम दिया एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे, उन्होंने डॉक्टर विलियम गेट थे, जो अमेरिकी वैज्ञानिक थे। इन्होंने 1968 में इस क्रांति को हरित क्रांति शब्द दिया। ठीक है, अब प्रश्न उठता है कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो सबसे पहले प्रश्न उठता है कि शुरुआत कब हुई थी। मैंने आपको बता दिया है, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत होती है सन 1966 और सन 1967 में होती है। ठीक है, और इसे भारत में लाने का श्रेय दिया जाता है डॉक्टर MS स्वामीनाथन को। ठीक है, प्रश्न इस प्रकार से भी आता है एग्जाम में कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा MS स्वामीनाथन। अगर आपसे पूछेंगे वैश्विक स्तर पर हरित क्रांति का श्रेय किसे दिया जाता है, तो आप कहेंगे नॉर्मन बोरलॉग को। ठीक है, अब हम देखेंगे हरित क्रांति के घटक, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं कंपोनेंट्स ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो इसका अर्थ ये हुआ ना कि जब हमारे देश में हरित क्रांति चल रही थी तो उस समय कौन कौन सी एक्टिविटियाँ की गई
जिनके माध्यम से हरित क्रांति को सफल बनाया गया। ठीक है, तो पहला है उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग किया गया। ये तो मैंने आपको बता दिया है कि हरित क्रांति के समय भारत में गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा और मक्का, इन 5 फसलों के उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग किया गया और इस प्रकार से इन फसलों की उत्पादकता को बढ़ाया गया। ठीक है, और एक और बात का आप हमेशा ध्यान रखना कि सबसे ज़्यादा फायदा जो हुआ वो गेहूं को हुआ, और फसलों के उत्पादन में तो वृद्धि हुई, लेकिन सबसे ज़्यादा जो वृद्धि हुई उत्पादकता में, वो गेहूं की उत्पादकता में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई। ठीक है, इस बात का भी आप ध्यान रखना। उसके बाद अगला पॉइंट देखिए, हरित क्रांति के समय रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक और खरपतवार नाशक का प्रयोग भी किया गया। ठीक है, अब रासायनिक उर्वरक क्या होता है? रासायनिक उर्वरक का प्रयोग क्या होता है? रासायनिक उर्वरक का प्रयोग होता है, आपको मालूम ही होगा, जो एक पौधा होता है ना, जो फसल का एक छोटा सा पौधा होता है, तो पौधे को जब वृद्धि के लिए यानी कि उसकी ग्रोथ के लिए उसको कुछ तत्वों की आवश्यकता होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक चावल के पौधे की बात करते हैं, धान के पौधे की बात करते हैं, तो इस धान के पौधे को ग्रोथ के लिए, इसको डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए कुछ तत्वों की आवश्यकता होती है। तो ये रासायनिक उर्वरकों के माध्यम से डायरेक्ट जो तत्व होते हैं वो इस पौधे को प्राप्त होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे नाइट्रोजन इसको चाहिए ग्रोथ के लिए, तो नाइट्रोजन डायरेक्ट इसको रासायनिक उर्वरक से प्राप्त हो जाएगा। और कीटनाशक का प्रयोग हम किस प्रकार से करते हैं? कीटनाशक का प्रयोग तो हम कीटों को समाप्त करने के लिए करते हैं, और खरपतवार नाशक का प्रयोग हम करते हैं जो ये फसल के साथ झाड़ हो गया, घास हो गया इत्यादि जो होते हैं, ये उग जाते हैं ना, जो इस फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, आपने देखा होगा, उनको हम खरपतवार बोलते हैं। तो इन खरपतवार को समाप्त करने के लिए खरपतवार नाशक का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से हरित क्रांति में रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक और खरपतवार नाशक का भी प्रयोग किया गया। ठीक है, उसके बाद तीसरा कंपोनेंट देखिए, बेहतर सिंचाई प्रणाली। तो हरित क्रांति में क्या हुआ ना कि किसानों के द्वारा एक बेहतर सिंचाई प्रणाली का प्रयोग भी किया गया, और साथ में ही हमारे देश के कुछ ऐसे हिस्से भी थे जहाँ सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी, उन एरिया में सिंचाई सुविधाओं को उपलब्ध भी कराया गया। ठीक है, गवर्नमेंट के द्वारा। उसके बाद चौथा इसका कंपोनेंट देखिए, हरित क्रांति का घटक देखिए, वह है बेहतर साख सुविधाएं। साख को इंग्लिश में बोलते हैं क्रेडिट। क्रेडिट होता है लोन की सुविधा। तो हरित क्रांति से पहले क्या होता था, जो किसान थे ना, अगर उनको बीज वगैरह खरीदने या कोई मशीन खरीदनी है या कुछ भी खरीदना है अपनी खेती के लिए, तो उनको जो गांव में महाजन लोग होते थे उनके पास जाना होता था रुपए की जुगाड़ करने के लिए, और इसी के एवज में जो महाजन लोग होते थे उनको लोन देने के एवज में, ऋण देने के एवज में उनका शोषण करते थे किसानों का। तो हरित क्रांति के बाद क्या हुआ कि किसानों को बैंक से लोन मिलना आसान हो गया, तो इसी को बोलते हैं बेहतर साख सुविधाएं। ठीक है, उसके बाद पांचवा कंपोनेंट देखिए, बेहतर भंडारण सुविधाएं। भंडारण मतलब होता है फसल को इकट्ठा करना। जब किसान की फसल तैयार हो जाती है तो उसको, उस फसल को एक जगह एकत्रित करने के लिए उसके पास बेहतर भंडारण सुविधाएं भी होनी चाहिए। हरित क्रांति से पहले क्या होता था कि हमारे देश में ऐसी भंडारण की सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी, और हमारे किसानों की काफ़ी ज़्यादा जो फसल थी वो बर्बाद हो जाती थी। हरित क्रांति के बाद से ही हमारे देश में बेहतर भंडारण सुविधाओं का विकास किया गया। इस प्रकार से हमारे देश में जो फसल को इकट्ठा करने की जो व्यवस्था है, जहाँ पर फसलों को इकट्ठा किया जाता है, उन सुविधाओं को सुधारा गया और उनका विकास किया गया। ठीक है, उसके बाद आखिरी जो कंपोनेंट है, आखिरी भी नहीं है, सेकंड लास्ट है, इसके बाद एक और कंपोनेंट है, 7 कंपोनेंट है टोटल। बेहतर विपणन। विपणन मतलब होता है मार्केटिंग और वितरण की सुविधाएं। जब किसान की फसल तैयार हो जाती है तो उसके बाद उस फसल की मार्केटिंग भी करनी पड़ती है, जिससे वो मार्केट में बिके और उसको अच्छा लाभ प्राप्त हो, और साथ में वितरण, उस फसल को अलग अलग जगहों में उसको पहुंचाना, उसको कहते हैं वितरण। तो ये सुविधाओं को उपलब्ध कराया गया और अच्छी क्वालिटी की सुविधाओं को उपलब्ध कराया गया हरित क्रांति के बाद। और हरित क्रांति का जो आखिरी कंपोनेंट है वह है आधुनिक कृषि यंत्रों का प्रयोग। हरित क्रांति से पहले क्या होता था कि जो कृषि यंत्रों का प्रयोग किया जा रहा था कृषि कार्य के लिए, वो काफ़ी ज़्यादा पुराने हुआ करते थे, जो पुराने ज़माने से चले आ रहे थे। लेकिन हरित क्रांति के बाद जो अभी वर्तमान समय में जैसे हम ट्रैक्टर वगैरह इत्यादि का यूज करते हैं ना, जो आधुनिक कृषि यंत्र हैं, इनका प्रयोग को बढ़ावा मिला हरित क्रांति के पश्चात। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर आपसे कोई पूछे कि हरित क्रांति में ऐसा क्या हुआ जिसके बाद खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि हो गई, तो आप सीधे इन 7 बातों को बोल देंगे। उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग किया गया, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक, खरपतवार नाशक, बेहतर सिंचाई प्रणाली का उपयोग किया गया, बेहतर साख सुविधाओं को उपलब्ध कराया गया, बेहतर भंडारण सुविधाएं, बेहतर विपणन और वितरण सुविधाएं, और साथ में ही आधुनिक कृषि यंत्रों का प्रयोग।
आपका 1 मिनट भी नहीं लगेगा किसी बंदे को हरित क्रांति समझाने में। ठीक है, तो ये थी हरित क्रांति का मतलब, क्या क्या हरित क्रांति में हुआ था। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि हरित क्रांति से हमारे देश को क्या लाभ प्राप्त हुआ। तो लाभ तो हम यहीं पर देख लेते हैं। लाभ क्या हुआ होगा? लाभ ये हुआ कि हमारा देश जो खाद्यान्न के उत्पादन में संपन्न बन गया, आत्मनिर्भर बन गया। ठीक है, हमारा देश जो है वो खाद्यान्न के मामले में दूसरे देशों में जो उसकी निर्भरता थी वो कम हो गई। ठीक है, तो ये तो सबसे बड़ा इसका लाभ था। और अगर हम देखें इसकी हानि कि हरित क्रांति से हमें क्या क्या हानि हुई, मैं आपको यहीं पर डिस्कस कर लेता हूँ। सबसे पहले देखिए, पहला है उन्नत किस्म के बीज का जो हमने प्रयोग किया था। हमने कुछ जो सिलेक्टेड फसल थी उन्हीं के लिए उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग किया गया था। मैंने बताया था 5 फसलों के लिए उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग किया गया था, गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा और मक्का। और सबसे ज़्यादा जो उत्पादन में वृद्धि हो, गेहूं के उत्पादन में वृद्धि हुई। तो इससे क्या हुआ? इससे सबसे ज़्यादा नुकसान यह हुआ ना कि इन फसलों के उत्पादन में तो वृद्धि हुई, लेकिन जो बाकी अन्य फसलें हैं उनके उत्पादन में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। सबसे ज़्यादा जो इसका हानि का पॉइंट यही है। ठीक है, उसके बाद एक और पॉइंट है, आप यहाँ पर ऐड कर लेना। जो ये हरित क्रांति थी ना, ये पूरे भारत में विस्तारित नहीं हो पाई। हमारे देश के हर राज्य को इसका फायदा नहीं हो पाया। सबसे ज़्यादा जो फायदा था ना हरित क्रांति का, जो सबसे ज़्यादा लाभ है वो पश्चिमोत्तर भारत को मिला। पश्चिमोत्तर भारत में कुछ राज्य थे जैसे पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश का पश्चिमी भाग, पश्चिमी उत्तर प्रदेश बोल सकते हो आप। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इन 3 राज्यों को हरित क्रांति का सबसे ज़्यादा फायदा मिला। तो आप बोल सकते हैं हरित क्रांति के पश्चात क्षेत्रीय असमानता को बढ़ावा मिला। ठीक है, तो ये हो गया इसका दूसरा नेगेटिव पॉइंट। और तीसरा नेगेटिव पॉइंट मैं आपको बताता हूँ जो हरित क्रांति से हमें हानि हुई। देखिए यहाँ पर दूसरा पॉइंट देखिए, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक और खरपतवार नाशक का प्रयोग करने से हमारे देश में जो खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि तो हुई, लेकिन इनसे क्या होता है? इनसे पर्यावरण को भी नुकसान होता है। तो अधिक मात्रा में रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक और खरपतवार नाशक का प्रयोग करने से पर्यावरण को नुकसान भी हुआ, तो ये भी इसमें हानि में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया लाभ और हानि, और साथ में हमने कंपोनेंट भी डिस्कस कर लिए। ठीक है, तो ये हमारा हरित क्रांति का टॉपिक तो कंप्लीट हो गया है। उसके बाद हम आखिरी में, जैसे हरित क्रांति जो थी वो खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए हमारे देश में हरित क्रांति आई थी, उसी प्रकार से हमारे देश में समय समय पर अन्य क्रांतियाँ भी हुई हैं कृषि से संबंधित। तो उन्हीं को मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। जैसे नीली क्रांति का संबंध है मत्स्य पालन से, हरित क्रांति का संबंध है खाद्यान्न उत्पादन से, श्वेत क्रांति का संबंध है दुग्ध उत्पादन से। अब आप समझ रहे होंगे इनके उत्पादन में वृद्धि करने से, इसका मतलब ये हुआ। लाल क्रांति का संबंध है मांस और टमाटर उत्पादन से। सुनहरी क्रांति का संबंध है बागवानी, शहद और फल उत्पादन से। धूसर क्रांति का संबंध है रासायनिक उर्वरक उत्पादन से। गुलाबी क्रांति का संबंध है प्याज और औषधियों के उत्पादन से। ठीक है, उसके बाद देखिए रजत क्रांति का संबंध है अंडा उत्पादन से। पीली क्रांति का संबंध है तिलहन उत्पादन से। गोल्ड क्रांति का संबंध है आलू उत्पादन से। रजत रेशा क्रांति का संबंध है कपास उत्पादन से। स्वर्ण रेशा क्रांति का संबंध है जूट या पटसन उत्पादन से। हरित सोना क्रांति का संबंध है बांस उत्पादन से। मूंग क्रांति का संबंध है मोटे अनाज के उत्पादन से। और बादामी क्रांति का संबंध है मसाला उत्पादन से। इन सबके उत्पादन वृद्धि करने से, इसका मतलब ये हुआ, आप समझ रहे होंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट हैं क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, इस प्रकार से आता है। देखिए फॉर एग्जांपल आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे है। ऑप्शन आएगा मत्स्य पालन से, दूसरा आएगा दुग्ध उत्पादन से, तीसरा आएगा बागवानी उत्पादन से, और चौथा आएगा रासायनिक उर्वरक उत्पादन से। तो आप कहेंगे श्वेत क्रांति का संबंध है दुग्ध उत्पादन से। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं भी कुछ कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।